हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 30 मार्च 2024। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस अदर न्यूज़पेपर्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स प्लस डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो भी आर्टिकल पब्लिश होते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, हम यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि प्रीलिम्स अब बिल्कुल करीब है, तो अब आपके पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जो भी अब आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हो या फिर रिवीजन वीडियो मान लो, ऐसी ज़रूर सिलेक्ट करना जो आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिले। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे कम से कम टाइम पे बहुत बढ़िया आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप डेली बेसिस पे इसको देखो और यहीं के यहीं आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है वो कंप्लीट होती चली जाएगी। यानी कि अलग से फिर बैठ के आपको कोई भी मंथली मैगज़ीन या कुछ उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, जो कि है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी है। क्या है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। UNEP WRAP यानी कि रैप के साथ मिलके इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। रैप का फुल फॉर्म है वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम। ये जो रिपोर्ट है इस साल पब्लिश करी गई थी इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट यानी कि 30 मार्च को। हर साल रिलीज़ होती है ये वाली रिपोर्ट। अब ये करता क्या है? ये जो आपका FWI है ये ट्रैक करता है पूरे ग्लोबल और नेशनल जनरेशन ऑफ फूड को, और जो भी इनएडिबल पार्ट्स है वो उसको वेस्ट किया गया है एट रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल। यानी कि जहाँ भी फूड आपका प्रोड्यूस हो रहा है प्लस कंज्यूम हो रहा है, जैसे हम सब कंज्यूमर हैं, तो इन दोनों लेवल पे जो भी आपका फूड वेस्ट हो रहा है उसको नेशनली और ग्लोबली क्या है ट्रैक करना। ये है फूड वेस्ट इंडेक्स का काम। थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो इंडेक्स है ना आपका, ये 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंडिकेट करता है या फिर सपोर्ट करता है। 12.3 यानी कि SDG 12 क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो SDG 12.3.1A बताता है फूड लॉस इंडेक्स के बारे में, और SDG 12.3.1B बताता है फूड वेस्ट इंडेक्स के बारे में। फूड लॉस इंडेक्स क्या होता है? देखो, जो फूड लॉस हो रहा है आपका प्रोडक्शन और सप्लाई चेन लेवल पे, उसको रिड्यूस करना। तो इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO की जिम्मेदारी है। लेकिन आपका जो FWI है फूड वेस्ट इंडेक्स, ये कहता है पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट जो है रिटेल और कंज्यूमर लेवल पे, उसको डायरेक्टली आधा करना है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? UNEP की। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या क्या है? जो भी हाउस होल्ड्स हैं सारे कॉन्टिनेंट्स में, वो वेस्ट करते हैं, वो मिला के वेस्ट करते हैं 1 मिलियन मील्स अ डे इन 2022 की बात करें तो। और 783 मिलियन पीपल जो हैं ये करीब हंगर से अफेक्टेड थे, और 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है 800 करोड़ पूरे वर्ल्ड में, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है। फूड वेस्ट जो है जनरेट होता है, या फिर कितना एस्टिमेशन है फूड वेस्ट का, ये करीब करीब 8 से 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये सिर्फ हमारे फूड वेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये हमारे इन्वायरमेंट की भी बात हो रही है।
ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसान को इम्पैक्ट कर रहा है फूड वेस्ट, ये आपके इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। अब इससे इश्यूज़ क्या क्या फेस होते हैं, यानी कि इश्यूज़ क्या हैं इस फूड वेस्ट इंडेक्स के। देखो, सबसे बड़ी बात है फूड वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से डेवलप नहीं है। ठीक है, तो जो भी कोल्ड चेन्स हैं हॉटर कंट्रीज़ में, वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड वेस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो गर्मी की वजह से जो फूड है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए वो वेस्ट कर देती हैं। प्लस अभी हमारे पास सही से डेटा नहीं है रिटेल और फूड सर्विस सेक्टर का, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बारे में। फ्रेगमेंटेड फूड सिस्टम, यानी कि अलग अलग जगह फूड हैबिट्स जो हैं वो अलग हैं, प्लस जो फूड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग है, और भी सप्लाई चेन की बात में सप्लाई चेन मान लो या कंजम्पशन मान लो, सब कुछ अलग अलग है। तो एकदम से एक साथ लाना पूरे डेटा को, ये मुश्किल बात है, ये सबसे बड़ा इशू है। अब हम WRAP के बारे में जान लेते हैं। WRAP, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, ये है क्या? ये एक क्लाइमेट एक्शन NGO है जो कि स्टैब्लिश किया गया था UK में 2000 में। ये काम करती है टैकल करने में जो भी क्लाइमेट क्राइसिस के कॉजेज़ हैं उनको, और प्लैनेट को एक सस्टेनेबल फ्यूचर दिया जा सके, ये उसकी तरफ काम करती है। अब इसके सजेशन क्या हैं? सजेशन यही है कि भैया एक सिस्टमेटिक एक्शन हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाओ, जैसे कि कोटोल्ड कमिटमेंट 2030 UK में अपनाया गया था, और ऑस्ट्रेलियन फूड पैक्ट। ठीक है, और ये चाहते हैं कि हम हॉटस्पॉट को रिकॉग्नाइज करें, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे फूड सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ऐसे एरियाज़ और ऐसी कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज किया जा सके, और फिर हम उसके लिए डिलीवरी प्लान बना सकें। तो ये था हमारा आर्टिकल रिलेटेड टू फूड वेस्ट इंडेक्स। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी से संबंधित। वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, पहले इस टेक्नोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं, फिर इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आपने ऑर्केस्ट्रा देखा है कभी? ठीक है, ऑर्केस्ट्रा में सारे म्यूजिशियंस, ऐसा तो है नहीं कि ये गिटार वाला जो है ये पहले बजा दे फिर ये बाद में बजाए। एक उनकी ट्यून होती है, एक उनकी धुन होती है, तो कब किसको बजाना है, कब एक साथ बजाना है, तो ये सब कैसे सिंक्रोनाइज करते होंगे। यहाँ पे ये जो मास्टर दिख रहा है ना, ये अपने हाथ जो हिलाता है, हमें लगता है ये करता क्या है, अरे ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है, ये सबको सिंक करने का काम करता है। यानी कि ये अपने हाथ के जेस्चर से ये बताता है कि किसको कब कौन सी धुन बजानी है, कब एक साथ इन लोगों को गाने को स्टार्ट करना है। तो बस ये जो वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी है, ये भी एक तरीके की मास्टर होती है, यानी कि जो भी आपका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में फंक्शनिंग होती है, या फिर उनकी टाइमिंग की सिंक्रोनाइजेशन करनी हो डिफरेंट मशीन्स की, तो वो काम कौन करता है? आपका वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी करती है। थोड़ा सा हम पहले लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सेलरेटर चेन के बारे में समझ लेते हैं। देखो, ये ना बहुत बड़ी सी एक मशीन टाइप की है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आपके पास दो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनको आपको क्रैश करवाना है। ठीक है, अब उनको जब आप क्रैश करवाओगे, ऐसा तो है नहीं धीरे धीरे ले जा कि इनको टक्कर करवा दी तो वो क्रैश नहीं होंगी, है ना। उनको आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, यानी कि कार 1 और कार 2 एकदम स्पीड से जब आएंगी तब जाके एकदम से धड़ाके से क्रैश हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे ही जब क्रैश होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सेलरेटर चेन में भी ऐसे ही होता है। ये लोग दो प्रोटॉन्स को क्या करेंगे, स्पीड अप करवाते हैं, यानी कि प्रोटॉन सबसे छोटे पार्टिकल्स हो गए पूरे वर्ल्ड में, है ना।
तो उन पार्टिकल्स को धीरे धीरे एक्सेलरेट करवाते हैं, यानी कि उनकी स्पीड करते हैं। तो अलग अलग मशीनों में ये स्पीड बढ़ाई जाती है, जैसे ये मशीन 1, 2, 3, ऐसे फाइनली जो सबसे बड़ी मशीन है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सेलरेटर चेन। तो यहाँ तक आते आते, यानी कि LHC तक आते आते जो दोनों प्रोटॉन है उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और ये सर्कुलर मोशन में होती है। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो उस चीज़ को स्टडी कौन करता है, यहाँ पे सर्न में बैठे हुए साइंटिस्ट करते हैं। सर्न क्या है आपका, ये यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च कंडक्ट होती है। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आ गया ना। तो ये 1 मशीन 2 मशीन जहाँ पे स्पीड जो है बढ़ाई जा रही है, इन सबको सिंक किस टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है, ये है आपकी वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम इस आर्टिकल को समझ लेते हैं। सर्न ने लॉन्च किया है वाइट रैबिट कोलैबोरेशन, जिससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाइट रैबिट टेक्नोलॉजीज़ को अपना सकें। ये जो कोलैबोरेशन है ये प्रोवाइड करता है डेडिकेटेड सपोर्ट, ट्रेनिंग, फैसिलिटेशन, R&D प्रोजेक्ट्स इन द टेक्नोलॉजी। इसने डेवलप किया है एक सब नैनो एक्यूरेसी एंड पिको सेकेंड प्रिसीजन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन फॉर द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सेलरेटर चेन। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया अलग अलग मशीनर्स को सिंक करता है एक साथ। ये किसका काम होता है, वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सेलरेटर चेन एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है क्या। सिंपल सी बात है, 2 प्रोटॉन्स को अगर हम कोलाइड करवाते हैं तो उसकी स्टडी यहाँ पे होती है। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सबसे आखिरी मशीन है जहाँ पे जो प्रोटॉन्स है सबसे ज़्यादा हाई स्पीड पे होंगे और यहीं पे आके वो क्रैश करेंगे। जो LHC है वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो पार्टिकल्स हैं आपके स्पीड में रहेंगे। और इसको सबसे पहले 2012 में यूज़ किया था और फिर 2020 में, और ये इंक्लूड करती है वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नोन एज प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री से संबंधित। ये जो ICI है ना, ये फरवरी 2024 में 6.7% से बढ़ गया है अगर हम कंपेयर करते हैं आपका ICI ऑफ फरवरी 2023। ICI एक्चुअली है क्या, देखो एक तरीके का ये मेजर है जो कि बताता है, मेजर करता है किसको, कंबाइंड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। जितनी भी आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके कंबाइंड और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, यानी कि कोल इंडस्ट्री जो हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ इसको रट लेना। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये पूरे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% वेट करती हैं। ICI जो है आपका ये रिलीज़ किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो आता है आपका OEA। ये इम्पॉर्टेंट है कौन से इंडेक्सेस कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट आपका रिलीज़ करता है, और 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी आपकी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, प्लस इनको अरेंज करना, सबसे ज़्यादा कौन वेट करता है, फिर ऐसे से सबसे कम वेट कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कुटनार वेटलैंड सिस्टम से संबंधित। कुटनार जो है ना आपका एक डेल्टा रीजन है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला में सिचुएटेड है। अब कुटनार में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम होता है। जैसे आपने नॉर्मली पैडी फील्ड्स देखी होंगी या फिर राइस फील्ड्स जो देखी होंगी, फील्ड्स होती हैं सिंपल, वहाँ पे राइस के बीजों को बोया जाता है और फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। लेकिन कुटनार में थोड़ा सा कुछ अलग होता है। यहाँ पे जो नदी है, ठीक है, नदी के नीचे इन फील्ड्स को ऐसे बनाया जाता है और यहाँ पे बीज बोए जाते हैं, यानी कि
बिलो सी लेवल में इस राइस को उगाया जाता है। और ये जो सिस्टम है पूरे इंडिया का एक लौता सिस्टम है, मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ कुटनाड़ में ही मतलब ये वाला जो बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम है होता है, मतलब कहीं और इंडिया में इसको नहीं अपनाया गया है या फिर नहीं फॉलो किया जाता है। थोड़ा सा और जान लो, इन जो राइस फील्ड्स होती हैं बिलो द सी लेवल, इसको उनकी लोकल लैंग्वेज में पुंचा वयाल्स बोला जाता है। इसमें 3 लैंडस्केप के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? कारापदम यानी कि एक थोड़ा सा अपलैंड राइस फील्ड्स होते हैं, कायल्स यानी कि वेटलैंड्स राइस फील्ड्स होते हैं, एंड करी यानी कि जो लैंड में बरीड होते हैं विद ब्लैक कोल लाइक मटीरियल्स। ठीक है, 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कारापदम, कयाल और करी। जो आपका कुटनाड़ वेटलैंड सिस्टम है ये पार्ट है लार्जर वेम्बनाड कोल वेटलैंड इकोसिस्टम, यानी कि जो यह आपका वेम्बनाड कोल वेटलैंड इकोसिस्टम है ये एक रामसर साइट है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, हमने कुछ डिटेलिंग के बारे में भी समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।